वेलकम बैक नाज़रीन। वॉल्यूम लीडर्स हमारे जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते चले। बैंक अल्फला टॉप पे हमें वॉल्यूम लीडर्स में नजर आ रहा है, लेकिन 8 पैसे कमी के साथ हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद टीआरजी पाकिस्तान है 24 पैसे। अब बैंक अल्फला 8 पैसे इजाफे के साथ ट्रेड कर रहा है। टीआरजी पाकिस्तान 24 पैसे इजाफे के साथ हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डीजी खान सीमेंट भी हमें आज 35 पैसे इजाफे के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फौजी फर्टिलाइजर हमें 4 रुपये 40 पैसे कमी के साथ चौथे नंबर पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है वॉल्यूम लीडर्स में। उसके बाद नाइमर जो इंडस्ट्री है वो केमिकल्स हमें 25 पैसे इजाफे के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और फिर फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है हमें 1 रुपये 88 पैसे कमी के साथ। जहांगीर सदीकी हमें जो है वो 30 पैसे कमी के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। लकी सीमेंट हमें 2 रुपये 25 पैसे इजाफे के साथ। सीमेंट सेक्टर जो है वो उसमें हमें बेहतरी नजर आ रही है, क्योंकि डीजी खान सीमेंट फिर उसके बाद लकी सीमेंट ये हमें मार्केट में जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में भी नजर आ रहे हैं और हमें ये रेड जोन में नजर नहीं आ रहे, बल्कि हमें ये ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। बेहतरी इनमें हमें जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम नीचे मजीद आए तो नेशनल बैंक हमें रेड जोन में नजर नहीं आ रहा। हबको पावर हमें जो है वो रेड जोन में, निशात मिल्स रेड जोन में और लॉर्ड पार्क पीटीए हमें जो है वो रेड जोन में नजर आ रहा है। 14 पैसे कमी के साथ ट्रेड करता है। फिर अगेन दीवान सीमेंट है 3 पैसे इजाफे के साथ हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हम इसमें बेहतरी देख रहे हैं। तो यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो हमें सीमेंट सेक्टर है जो कि इस वक्त मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे वॉल्यूम लीडर्स थे आज के, जिसमें सीमेंट सेक्टर जो है वो बेहतरी दिखा रहा है। आज के ताज़े करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स क्या हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इस पर एक नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आज के हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी जो कर्जे हैं उसमें मुसलसल होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है और हमारे जो अंदरूनी कर्जे हैं, हमारे बैंक से लिए जाने वाले कर्जे जो कि हमारी मौजूदा हुकूमत ले रही है, अब वो कितना कहाँ पे नुकसान कर रही है। पाकिस्तान के मैशत कर्जों के बोझ तले दबती चली जा रही है। आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत की जानिब से लिया गया कर्जा पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट साबित होगा। और रवा माली साल 2011-12 में 1 जुलाई से 4 मई के दौरान हुकूमत ने मुकामी बैंकिंग सिस्टम यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कमर्शियल बैंकों से बजट सपोर्ट की मद में 1 खरब रुपए से जायद कर्जे लिए हैं और गुज़िश्ता माली साल की निस्बत मुकामी बैंकों से 1.058 खरब रुपए का कर्जा और दरहकीकत 58% इजाफा है। ये तारीखी इजाफा अखराजात की ज़्यादती और कमोडिटीज़ पर अरबों रुपए की सब्सिडी और गैर मुल्की सरमायाकारी की सुस्त रवी के बायस देखा गया है। गुज़िश्ता माली साल 2010-11 के इसी अरसे में हुकूमत ने 667.283 अरब रुपए का कर्जा लिया था। इस तरह सालाना बुनियाद पर 390.782 अरब रुपए इजाफा हुआ है और फेडरल हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बजट सपोर्ट के लिए 445.144 अरब रुपए कर्जा लिया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 285 अरब रुपए का कर्जा लिया गया था। इस तरह स्टेट बैंक से लिए गए कर्जे में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब कमर्शियल बैंकों से नवा माली साल के दौरान 613 अरब रुपए कर्जा लिया गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में कमर्शियल बैंकों से 382 अरब रुपए कर्जा लिया गया था। इस तरह कमर्शियल बैंकों से लिए गए कर्जे में 60% का खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया है। माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, निजकारी के अमल में सुस्त रवी, हुकूमती अखराजात में इजाफा और कमोडिटीज़ पर अरबों रुपए की सब्सिडी देने के सबब हुकूमत की बोरिंग में इजाफा हुआ है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू के टारगेट से कम कलेक्शन और पब्लिक सेक्टर के इदारों में खसारे के बायस हुकूमत के पास मुकामी बैंकों से कर्जा लेने के अलावा कोई हल नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 के मुताबिक स्टेट बैंक से लिया हुआ कर्जा हर 6 माही के आखिर तक अदा किया जाए और मौजूदा कर्जा 8 साल के अंदर अदा किया जाए। हुकूमत के माली बहरान के पेश नज़र हर 6 माही के आखिर तक कर्जे की वापसी मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फेडरल हुकूमत के बरक्स सूबाई हुकूमतों ने रवा माली साल के दौरान
कर्जों की जो भारी रकम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अदा कर दी है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने 15.62 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 12 अरब रुपए, सिंध की हुकूमत ने 12.24 अरब रुपए और हुकूमत पंजाब ने 9.6 अरब रुपए वापस किए। मजमूई तौर पर सूबों ने 5,687 अरब रुपए कर्जा वापस किया। मुल्क में कोई बड़ा सनती सूबा ना लगने और शरह सूद की ज्यादती की वजह भी मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया जाने वाला कर्जा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जों में इजाफा जो है वो हमारे मुल्क की मईशत के लिए जिस हद तक नुकसान का बायस बन रहा है, वहीं पर जो हमारे सनती सेक्टर है उसके लिए भी नुकसान का बायस बन रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इसकी वजह से रुक जाती है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फरहान साहब, आपसे बात करते हैं। फरहान बशीर खान जो रिसर्च एनालिस्ट हैं ITI सिक्योरिटीज से, फर्स्ट टाइम जो है वो आज हमारे गेस्ट हैं। आपको हम वेरी वार्म वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फरहान बशीर खान साहब। जी फरहान बशीर खान साहब, ये फरमाइए कि हुकूमत मुकामी बैंकिंग सिस्टम से 1 खरब से जायद रकम जो है वो कर्जा ले चुकी है, आपको इसके पीछे क्या बुनियादी वजूहात लगती हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो सबके सामने ही है। एक तो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि इस वक्त हमारी जो IMF से जो हमने कर्जा लिया था उसकी हमें रीपेमेंट चल रही है जी। तो उसमें एक जो किस्त है वो कल की डेट पे ड्यू है जी। तो उस हवाले से क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एंड पे आउटसोर्स हमारे हो रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो लोकल एंड से आ रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंसिंग नीड्स पूरी करनी है विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग बजट, तो उस हवाले से गवर्नमेंट का जो सारा का सारा फोकस है या सारा का सारा जो लोड है वो लोकल बैंकिंग चैनल्स पे आ गया है। तो गवर्नमेंट इस वक्त एक्सटर्नल एंड पे लोन रिटायर कर रही है और दूसरी तरफ लोकल एंड से बोरो कर रही है ताकि वो अपनी बोरिंग रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके, जो कि उसको डेफिसिट की मद में फाइनेंसिंग पूरी करनी है। और इस साल का जो डेफिसिट है, जैसे आज भी जो फिगर्स आए हैं उसके हवाले से लगता है यही कि वो कुछ लगभग 6% तक पहुंच जाएगा। और अगर हम इसमें जो वन टाइम पेमेंट्स TFCs और PIBs के मद में की थी सर्कुलर डेट क्लियर करने के लिए, उसको भी शामिल कर लिया तो ये 7% से भी ज्यादा चला जा सकता है। तो इन सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये लगता है यही है कि ये प्रेशर जो है वो लोकल बोरिंग को बरकरार रहेगा और बिलखुसूस स्टेट बैंक से जो बोरिंग होती है उसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो हमें इन्फ्लेशन की सूरत में भी नजर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम चीज़ भी है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत का हाल है, हमारी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं या इसके पीछे और भी बहुत सी वजूहात हैं, इसकी वजह से हमारी मुल्क की मईशत का जो हाल है इससे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि स्टेट बैंक से जो लिए गए कर्जे हैं या बैंकों से जो लिए गए कर्जे हैं वो बर वक्त हुकूमत अदा नहीं कर पाएगी। अगर तो बर वक्त हुकूमत ये कर्जे नहीं अदा कर पाती अपने बैंक्स के जो कर्जे हैं उनको, तो इससे हमारी मुल्क की मईशत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि गलत तासुर है कि वो बर वक्त अदा नहीं हो पाते, क्योंकि हुकूमत की अदायगी में अगर ताखीर या उसमें अगर वो अदा नहीं कर पाती तो वो एक डिफॉल्ट का सिनेरियो बन जाता है, जो कि हमारे केस में ऐसा होता नहीं है। जो असल जो सूरत हाल है वो ऐसा होता है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट PIBs या T-bills में बिलखुसूस जैसे इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के पेपर्स होते हैं जिसमें 3 मंथ 6 मंथ और इसी तरह से 12 मंथ के पेपर्स होते हैं। तो ये मुसलसल गवर्नमेंट की जो इन एवेन्यू से जो इन्वेस्टमेंट या इन एवेन्यू से जो लोन उठाती है वो मुसलसल रोल ओवर होते रहते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का रोल ओवर रिस्क जरूर बढ़ जाता है कि आगे जाके अगर जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वापस से तो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट नेट बेसिस पे मजीद कर्जे उठा रही है और आगे भी ऐसा लगता है कि ये उठाती जाएगी। तो एक रोल ओवर रिस्क जरूर बढ़ जाता है, लेकिन ये कि अदायगी का फिलहाल ये तासुर गलत है कि बिल्कुल अदायगी के ऊपर बात आ जाएगी। जहाँ तक स्टेट बैंक से बोरिंग की बात है तो उसको जो स्टेट बैंक की तरफ से जो इनिशिएटिव्स या जो डायरेक्टिव दिए गए थे उसमें यही बात क्लियर की थी कि इसको नेट जीरो लेवल पे रखना है, जो कि लास्ट जो नंबर आया है उसके हिसाब से 450 बिलियन से ज्यादा तजावुज कर गया है। तो इसका जो इवेंचुअल इम्पैक्ट आता है वो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की सूरत में आता है और उससे इन्फ्लेशन पे बराह रास्त जो है उसका एक असर पड़ता है, जो कि फौरन तो शायद नजर ना आए लेकिन एक सर्टेन लैग के बाद उसका जो है वो हमारे ओवरऑल मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। जी राइट। अच्छा, यहाँ पे फिर आप ये बताते चलिए कि मुल्क की मईशत के ऊपर डायरेक्ट तो क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा,
जो एक आम आदमी है, पाकिस्तानी अवाम जो है, उसका एक आम फर्द जो है, वो फिर कहां पर स्टैंड कर रहा है? देखिए, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त काफी मुश्किल सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह तो ऑब्वियसली महंगाई है, और महंगाई जो है वो किसी तरह से भी आगे जाके भी काबू होते हुए नजर नहीं आ रही। स्टेट बैंक अपने तौर पे जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है उसके हवाले से तो वो मेजर्स लेते हैं, लेकिन ये कि इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो गवर्नमेंट की फिस्कल मैनेजमेंट पे उठता है कि वहाँ पे वो टैक्स रेवेन्यूज को कैसे आगे जाके बढ़ाएंगे, और उसी तरह से एक्सपेंडिचर्स, बिल्कुल से जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे हमारे मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो है वो रिवाइव हो सकती है, उनकी तरफ उनका कितना फोकस रहेगा। ये सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से ही आने हैं। दूसरी ये कि जैसे ये हमारी एक्सटर्नल पेमेंट स्टार्ट हो गई हैं और इसी के अगेंस्ट हमारे कहीं से कोई एज सच इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो ये भी एक तरह का जो है वो कंसर्न है, क्योंकि इससे आपसे बराह रास्त जो हमारी करेंसी है अगेंस्ट डॉलर टर्म्स में उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, तो उसका भी इवेंचुअली इन्फ्लेशन पे ही असर आएगा। और एक आम आदमी के लिए ऑब्वियसली इन बिटवीन एनर्जी क्राइसिस और जो लोड शेडिंग है और जिस तरह से गैस के जो मसाइल चल रहे हैं, उन सारी सूरत हाल के अलावा भी ये जो बुनियादी मसाइल हैं जो गवर्नमेंट की फिस्कल मैनेजमेंट से निकलते हैं, और जिसका जैसे मॉनेटाइजेशन है, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, इससे जो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी जो है वो एक आम आदमी को ही इवेंचुअली बेयर करना पड़ेगा। जी अच्छा, इन्फ्लेशन में तो इजाफा होगा, आम आदमी को जो है वो जो भी इम्पैक्ट आएगा वो आम आदमी को बेयर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉइंट है, वो ये कि बेरोजगारी में भी इससे या तो इजाफा होता है, बल्कि इजाफा ही होता है बेरोजगारी में, और फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है उसके मौके नहीं मिल पाते हैं। इस तरीके से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब बैंक से कर्जा ले लेती है तो फिर सनतकारों को जो है वो बैंक से कर्जा या तो बहुत महदूद कर देते हैं या फिर नहीं देते लिक्विडिटी की शॉर्टेज की वजह से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में नए सनती मंसूबे नहीं आते, और फिर जाहिर बात है इससे फिर जो रोजगार के मौके हैं वो भी मुहैया नहीं होते हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको बंद भी करना पड़ता है, और बेरोजगारी में भी इजाफा होता है। तो आप इससे किस हद तक इत्तफाक करते हैं? देखिए, बेरोजगारी भी एक बुनियादी मसला है, और ये महंगाई के साथ बेरोजगारी ही मैं समझता हूँ कि आम आदमी का बुनियादी कंसर्न है। और यहाँ पे बेरोजगारी जो खत्म करने का जो तरीका कार है वो यही है कि गवर्नमेंट अपने एंड से कुछ प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ तवज्जो करे, और दूसरी तरफ से प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। यानी कि गवर्नमेंट उसमें एक तरह से एक इनिशिएटिव लेती है और प्राइवेट सेक्टर उसके साथ साथ चलता है। जबकि यहाँ पे जो एक्चुअल सूरत हाल है उसमें यह है कि क्योंकि गवर्नमेंट की बोरिंग खुद इतनी बढ़ गई है और डोमेस्टिक लेवल पे लिक्विडिटी जो है वो कंस्ट्रेंट हो गई काफी, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो नए कर्जा जाते हैं उसमें एज सच काफी ज्यादा इजाफा नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे नेट बेसिस पर अगर हम देखें नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही नजर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिससे एम्प्लॉयमेंट हमारी ऑब्वियसली जनरेट नहीं होती, और ना ही हमारी जीडीपी में यानी हमारे ओवरऑल मईशत के साइज में जो है वो इतना ज्यादा इजाफा इस साल भी एक्सपेक्टेड कम है जो हमारा टारगेट था, और अगले साल भी लगता है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो सकेगा। तो हमारी जो इस वक्त नेट बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है वो 6 से 7% की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम अपनी जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को एब्जॉर्ब कर सकें। जबकि हमारी एक्चुअल जो ग्रोथ हो रही है वो कुछ 3.5 से 4% की ग्रोथ से ज्यादा नजर नहीं आती। तो ये एक बुनियादी मसला, और ये आगे जाके मजीद बढ़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान बशीर साहब, रॉयल न्यूज़ से बात करने का और अपने माहिराना तजज़िये से हमें आगाह करने का। हमारे साथ मौजूद थे फरहान बशीर खान साहब, रिसर्च एनालिस्ट IGI सिक्योरिटीज़ के, हमसे बात कर रहे थे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारी हुकूमत जो है वो कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, एक्सटर्नल जो हमारे कर्जे हैं उसमें तो इजाफा हो ही रहा है। हमारे जो इंटरनल कर्जे हैं जो कि हमारी हुकूमत पाकिस्तानी बैंकों से ले रही है उसमें भी होशरुबा इजाफा हो रहा है, और बैरूनी जो बैंक हैं, गैर मुल्की जो बैंक हैं, उनसे कर्जा लेने के बाद या IMF टाइप कर्जे लेने के बाद हमें किस तरह के असरात से जो है वो जूझना पड़ा है, किस तरह के असरात हमें जो है वो मनफी किस्म के हैं जो कि हम उसमें फंसे हुए हैं, ये सब के सामने आया है। किस तरीके से जो है वो हम बहुत ही कठिन शराइत के ऊपर
ये बैरूनी कर्जा लेकर और उसके बाद हम इसको जो है वो इसकी साथ जो है वो अदा करें, और एक साथ अदा करने के लिए भी हमें नुकसान क्या उठाना पड़ रहा है कि हमें अपने जो रिजर्व्स हैं उसमें से रकम निकालनी पड़ रही है। और जाहिर बात है जब रिजर्व में से रकम निकाली जाती है तो फिर इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा हो रहा है, रुपये की कदर में जो है वो कमी हमें होती हुई नजर आ रही है। तो ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है कि हम अपने रिजर्व में से जो है वो पैसा निकाल के और हम उसको जो है वो IMF की किस्त के तौर पर दे रहे हैं। और दूसरी ये बात कि हम अंदरूनी बैंकों से जो कर्जा ले रहे हैं, अंदरूनी बैंकों से कर्जा लेने के बाद जो अहम पॉइंट है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है वो ये कि हमारी जो सनतें हैं वो ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस की वजह से नहीं चल पा रही हैं। और जब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बैंक से कर्जा ले लेती है तो फिर शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी के बायस, महदूद लिक्विडिटी के बायस हमारे जो बैंक हैं, हमारे जो बैंक्स हैं वो हमारे सनतकारों को, हमारी सनतों को कर्जा नहीं देते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च होते तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है। और फिर सारी बात है जब हमारी मईशत जो है वो हमारी सनतों की वजह से ही चल रही है, और सनतों का पहिया जब जाम होता है या रुकता है या फिर उसमें किसी किस्म की कोई रफ्तार में कमी आती है तो हमारी मईशत ही रुकती है, रफ्तार में कमी आती है या फिर हमारी मईशत जो है वो जाम होने के जो है वो एंड पे पहुंच जाती है। तो ये वो नुकसानात हैं जो कि हमारे जो इस वक्त सरकार बैठे हुए हैं हमारे सर पे, हमारे पाकिस्तान को चलाने के लिए उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। नारे तो बहुत बड़े बड़े लगा रहे हैं कि आने वाला जो बजट है वो बड़ा बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा। वो क्या बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोन्स लेने के बाद इस बजट को जो है वो बनाया जा रहा है, जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा करने के बाद, जिस तरीके से बिजली की कीमतों में इजाफा करने के बाद जो है वो इस बजट खसारे को ख़त्म किया जा रहा है, इस बजट खसारे को जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। तो वो किस तरीके से बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, आप जो है वो इस काबिल नहीं हो पा रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री को जो है वो एनर्जी जो है वो सही मायनों में दे दें। तो ये किस तरीके से फिर बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा? क्या इस बजट में ये ऐलान किया जाएगा कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं बिजली जनरेट करने के लिए, उनके लिए कितने अरब या कितने खरब या कितने करोड़ जो रकम है वो मुख्तस कर दी गई है, और इस बजट के बाद फ़ौरन ही जो है वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हो जाएगा और 2 और 3 महीने में जो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और इसके बाद आप जो है वो बाकायदा तौर पर बिजनेसमैन जो है वो तमाम तर जो एनर्जी के लेवल्स हैं वो पूरे कर लेंगे, और उसके बाद एनर्जी लेवल्स जो हैं वो पूरे होने के बाद हमारी जो सनतें हैं वो चलेंगी, उनका पहिया जाम नहीं होगा। और इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट हो सकता है। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, मार्केट हमें जो है वो डाउन नज़र आ रही है, और अगर तो मार्केट को हम इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, आगाज़ मार्केट ने जब लिया था तो वो मनफी ही था, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को जो है वो सहारा दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर जो है वो हमें डाउन ही पोजीशन दिखाई, और उसके बाद इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है मार्केट हमें नेगेटिव ही जा रही है। एक शार्प डिक्लाइन मार्केट ने जो है वो लिया था ओवरऑल, और इस शार्प डिक्लाइन के बाद मार्केट ने आज बाकायदा तौर पे 14,000 की जो नफ्सियाती हद थी, जहाँ पर मार्केट ने 2-3 दफ़ा सहारा लिया, आज उसको भी ब्रेक किया और कुल मिला के 65 से 70 पॉइंट जो है वो मज़ीद कम कर दिए। 14,000 की जो नफ्सियाती हद थी उसको ब्रेक करने के बाद। ये थी मार्केट की आज की सूरत हाल। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और स्क्रीन पे जो आने वाले नंबर्स हैं इस पर आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट पे royalnews.tv पे। और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।